को वहां से ही भेजी जा रही थी। बाद में अब रशिया ने भी खबरों के इस इंफॉर्मेशन वॉर में ज्वाइन कर लिया है। जी। अब देखिए, यूक्रेन कहता है कि 10,000 से ज्यादा जवान हमने मारे हैं या उनको बंदी बनाए हैं। बिल्कुल सर, डे अगर वन दस से ही हजार दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ सर। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 11वां दिन है। दुनिया की नजर इस जंग के रुकने पर है, लेकिन ना तो रूस जंग रोकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। इस बीच दोनों देश के बीच का तीसरे दौर की बैठक होने वाली है। तो क्या उम्मीद इस बैठक से की जाए? इस बैठक के बाद जंग पर क्या विराम लग पाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए। जंग का मैदान क्या लगेगा युद्ध पर विराम? जंग का मैदान सफल होगी कल की कोशिश? जंग का मैदान क्या होगा कल की बैठक का अंजाम? एक तरफ यूक्रेन की जमीन और आसमान बम के गोलों से दहल रही है, हर पल धमाकों की गूंज है, बर्बादी की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ जंग को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। दो दौर की बातचीत भले ही फेल हो गई हो, लेकिन तीसरे दौर की बैठक के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि तैयार हैं। कल जंग पर विराम लगाने की उम्मीद लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों का टेबल पर आमना सामना होगा। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों देशों के बीच अब तक सिर्फ रूस और यूक्रेन के नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने के अस्थायी समझौते पर ही सहमति बन पाई है। लेकिन कल की बैठक पर दुनिया की निगाहें हैं और उम्मीद ये कि जंग किसी भी तरह से थम जाए। क्या कल की बैठक में बनेगी सहमति? क्या इजरायली पीएम और पुतिन की मुलाकात से बनेगी बात? दुनिया चाहती है कि जंग जल्द से जल्द थम जाए। एक तरफ दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात है, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट मॉस्को में हैं और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर चर्चा हुई। पहले भी यूक्रेन और रूस के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए इजरायली पीएम मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। अचानक से इजरायली पीएम का यह मॉस्को दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ इजरायली पीएम मॉस्को के दौरे पर है, तो दूसरी तरफ इजरायल के लेव अवीव में रूसी दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा। मांग सिर्फ एक ही, किसी तरह से जंग रुकनी चाहिए। सैकड़ों लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ जमकर नारेबाजी की और मानवता के लिए जंग तुरंत रोकने की मांग की। यूक्रेन पर रूस का लगातार वार, जंग से पीछे हटने को यूक्रेन नहीं तैयार। जंग की शुरुआत हुई तो लगा महज 2 दिन बाद ही यूक्रेन जंग में सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 11वां दिन है, लेकिन यूक्रेन जंग के मैदान में लगातार डटा हुआ है। इस बीच भीषण जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दहाड़ लगाई। Ukraine is bleeding, but Ukraine has not fallen and stands both feet on the ground. The Ukrainian armed forces and all forces of defense are defending the country in all directions. Putin, leave Ukraine alone. You will not win this war. Time to save lives of Russians and end this bloodbath. There are already 113 companies that have stopped working in Russia or with Russia. I commend their decisions. I call on all companies to stop trade and cooperation with Russia and Russian partners. Stop investments. Every dollar or euro earned from business with Russia today is soaked in the blood of Ukrainian men, women, and children. यूक्रेन में तबाही का मंजर है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने यूक्रेन पोलैंड सीमा पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। यहां उन्होंने ब्लिंकन के साथ यूक्रेन के लिए जरूरी हथियारों की आपूर्ति, प्रतिबंधों की दक्षता सुनिश्चित करने और दबाव बढ़ाने के तरीके पर बातचीत की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि यूक्रेन मिटने को तैयार है, लेकिन किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत।
तो यूक्रेन में तबाही से भरी ये तस्वीर हमने दिखाई। जेके त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि रूस लगातार हमले कर रहा है, लेकिन कल जो रूस की तरफ से कहा गया सीज फायर का जो ऐलान किया गया, उसको लेकर के आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इमेज कॉन्शियस अब रूस पुतिन हो रहे हैं? क्योंकि कल सीज फायर का ऐलान किया, कहा कि सभी नागरिकों को निकालूंगा, और आज ये स्टेटमेंट आया, आज ये चेतावनी दी गई कि अब तबाही मचेगी यूक्रेन में। देखिए, पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया जा रही है जिसमें सारे नागरिक सिविलियंस जो निकल जाए, लेकिन समस्या ये है कि रशियन आर्मी ये कह रही है कि यूक्रेनियन आर्मी ने इन लोगों को निकलने नहीं दिया और वहां पे ऑब्स्टिकल्स खड़े किए। अब दोनों ओर से दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं, कहां तक किसकी बात सही है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि ये जो सीज फायर का ऐलान था ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। तो अब यहाँ पर इसके बाद रूस तो ये कह सकता है, भले ही दिखाने के लिए, रूस तो जनमत को ये कह सकता है, विश्वमत को ये कह सकता है कि देखिए हमने तो ऐलान भी किया लेकिन यूक्रेन ने उसका पालन नहीं किया है। और इसी के साथ देखिए रूस की सेना, क्योंकि रूस को एक खलनायक के रूप में लगातार प्रस्तुत किया जाता रहा है यूक्रेन द्वारा और पश्चिमी देशों द्वारा, तो रूस ने उस इमेज को भी तोड़ने के लिए कोशिश शुरू की है। इसी में आपने देखा कि मारियोपोल और खार्किव में रूसी सेना फूड पैकेट लोगों को बांट रही है, जो कि रूसी सेना का, किसी भी सेना का एक मानवीय पक्ष दिखाने का तरीका था, ताकि ये भी दिखाया जा सके, ये भी लोगों को समझाया जा सके कि देखिए हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम संकट में पड़े नागरिकों की सहायता भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ओर से पीआर वॉर है, पब्लिक रिलेशंस की इंफॉर्मेशन वॉर है, लेकिन इसमें क्या कहाँ तक सही है ये तो युद्ध खत्म होने पर ही पता लगेगा कि किसका कितना जान धन की हानि हुई, किसके कितने सेना की हानि हुई है या सिविलियन की कितनी हानि हुई, ये तो बाद में ही पता लगेगा। अभी तो फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन वॉर पर है, जिसमें सच का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिक भुगत रही है। असर आप बने रहिए। लेकिन रूस यूक्रेन जंग का आज 11वां दिन, यूक्रेन रूस की सेना के सामने डट करके खड़ा हुआ है, लेकिन रूस को करारा जवाब भी यूक्रेन की सेना दे रही है। पुतिन की कलर आर्मी के सामने सीना ताने हुए खड़ा है यूक्रेन इस वक्त। सवाल यह है कि यूक्रेन को इतना हौसला मिल कहां से रहा है, कौन है इसके पीछे, यूक्रेन पुतिन को हैरत में कैसे डाल पा रहे हैं? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। रूस के हमले के बाद आसमान में उठता धुआं, सड़क पर यहां वहां जलती गाड़ियां और एक दहशत भरी खामोशी। यूक्रेन के बूचा की ये डरावनी तस्वीर है। वो शहर जो चंद रोज पहले तक आबाद था, लेकिन रूस के हवाई हमलों के बाद यहां अब तबाही के निशान हैं। वीरानी घर घर छाई है। ऐसी कई भयानक तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही हैं, जहां मिसाइल हमलों से इमारतें ध्वस्त हो गईं और मौतें बेहिसाब हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन में ऐसी कौन सी शक्ति है कि युद्ध के 10वें दिन भी 4 करोड़ की आबादी वाला ये देश महाशक्ति रूस के सामने सीना ताने खड़ा है। इतनी तबाही के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग जीत लेने का दम भर रहे हैं। Дійсно буде велика перемога демократії, цінності, перемога свободи. Це тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту. बड़ी बात यह भी है कि यूक्रेन की सेना वापस उन इलाकों पर नियंत्रण भी आसानी से पा ले रही है जहां पहले रूस का कब्जा हो चुका था। इसकी बानगी है ये तस्वीर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां रूस बमबारी करके कब्जा जमाया तो शनिवार की सुबह खबर आई कि यहां यूक्रेन का वापस नियंत्रण हो गया। इसी तरह से सोमी ओब्लास्ट से लेकर माइकोलैव के एयरपोर्ट तक यूक्रेन ने अपना झंडा फिर से फहरा दिया। अब सवाल है कि रूस के सामने यूक्रेन के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? तो ये जानने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूस की सैन्य ताकत के आगे यूक्रेन टिकता कहां पर है। रूस के पास 9 लाख एक्टिव मिलिट्री तो यूक्रेन के पास 2.5 लाख। रूस के पास
1511 लड़ाकू विमान तो यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर जेट। रूस के पास 12,420 टैंक तो यूक्रेन के पास 2,500 से अधिक। रूस के पास 7,500 से अधिक तोपखाने तो यूक्रेन के पास 2,000 से अधिक। रूस का रक्षा बजट 61 अरब डॉलर जबकि यूक्रेन का सिर्फ 6 अरब डॉलर। सबसे बड़ी बात यह कि रूस परमाणु शक्ति संपन्न है। उसके परमाणु बम से सेकंड में ही यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। जबकि ऐसे मुश्किल वक्त नेटो और अमेरिका जैसे दोस्त भी यूक्रेन को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। फिर भी यूक्रेन 10 दिन से लगातार रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। दुनिया की कोई भी आर्मी बिल्टअप एरिया में लड़ने से बचती है, क्योंकि बिल्टअप एरिया में वही टैंक जो ओपन के अंदर एक शक्तिशाली और भयानक हथियार होते हैं, सांकड़ी गलियों में जाने के बाद जब उन्हें टर्निंग रेडियस नहीं मिलता, जब ना लेफ्ट फ्लैंक में कुछ मिलता ना राइट फ्लैंक में जगह मिलती, ऐसे समय में वही टैंक एक बैठी हुई बत्तख या सिटिंग डक जैसे हो जाते हैं। यूक्रेन की इस हिम्मत को आप 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। रूस से जंग सिर्फ यूक्रेन की सेना नहीं लड़ रही है, बल्कि यूक्रेन के नागरिक भी इस युद्ध में शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने अपनी तरफ से 18,000 से अधिक हथियार दिए हैं। अकेले 26 फरवरी को ही जनता के बीच 70,000 से ज्यादा AK-47 बांटी गई है। खबर है कि अमेरिका, कनाडा, जापान और दूसरे मुल्कों से 66,000 से अधिक यूक्रेनी वापस अपने देश लौटकर रूस के सैनिकों से मोर्चा ले रहे हैं और हथियारों से लैस यूक्रेन के यही लोग रूस की सेना से गली मोहल्लों में गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। रूसी सैनिकों की विजयी राह मुश्किल बना रहे हैं। इस टाइम गुरिल्ला वार की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये वियतनाम के अंदर अच्छे से अमेरिका देख चुका है और इतना बड़ा शक्तिशाली देश वियतनाम के सामने भाग के आ गया। कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान में हुआ। आप कह सकते हैं कि पूरा यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में खड़ा हो गया है और यही वजह है कि पुतिन के लिए जो जंग महज 2 से 3 दिनों की मानी जा रही थी वो 10वें दिन भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो खास मेहमान जेके त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं। ये रिपोर्ट भी हम दर्शकों को साथ साथ दिखा रहे हैं। त्रिपाठी जी, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर रूस को इस युद्ध को इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या पड़ गई? 11वें दिन तक रूस लगातार हमले कर रहा है। बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 500 मिसाइल से भी ज्यादा अब तक मिसाइलें दाग चुका है रूस। ऐसे में इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इस युद्ध को इतना लंबा खींचने के पीछे का? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि रूस की को पहले से भी उम्मीद नहीं थी रूस को भी कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। रूस का मानना था कि अपनी बढ़ी हुई सैन्य ताकत, जो कि आपने अभी दिखाई अपने चैनल पे, जो कि यूक्रेन की सैन्य ताकत से कम 6 गुनी है, कहीं कहीं 10 गुनी है, ऐसी सैन्य ताकत के सामने यूक्रेन कितने देर तक टिक पाएगा ये रूस को नहीं अंदाजा था। रूस का ये था मानना कि सिर्फ 2 या 3 दिन की ये लड़ाई है। लेकिन यूक्रेन न सिर्फ टिका बल्कि उसने जवाब भी दिया, और ये जवाब एक तरह से रूस के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि एक तो इसकी वजह यह थी कि लगता है कि यूक्रेन ने पहले से ही काफी हथियार जमा कर रखे थे युद्ध की आशंका से। दूसरी चीज, यूक्रेन को लगातार छोटे छोटे हथियार या शोल्डर हेल्ड रॉकेट लॉन्चर जो है वो पश्चिम से मिल रहे थे, पोरस बॉर्डर से आ रहे थे। हालांकि अब बड़े हथियार, टैंक या फाइटर एयरप्लेन तो नहीं आ सकते, क्योंकि मोटरेबल रोड पे भी रूस की निगरानी है जो पश्चिम से आती हैं, और एयरफोर्स के पश्चिम के एयर फाइटर्स तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि यूक्रेनी आकाश पे रूस का कब्जा है। दूसरी चीज ये है कि रूस की सेना ये नहीं चाहती है कि ऑल आउट वॉर करके वो तुरंत खत्म कर दे, क्योंकि इसमें बहुत नागरिकों की मृत्यु होगी, और रूस जो अभी ही इतनी सारी आलोचनाएं झेल रहा है, रूस के लिए फिर उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रूसी सेना जगह जगह, देखिए वहां भी कीव की ओर भी जो 65 किलोमीटर की लंबी सेना बढ़ रही थी, वो काफी धीरे चल रही है, क्योंकि एक तो उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा अगर सिविल रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर सेना उन लोगों को रौंदते या कुचलते हुए नहीं बढ़ सकती है। तो इन सब के चलते इसमें देर हो रही। और रही कीव की बात, तो कीव में
आपके दर्शकों को बता दूं कि आउटर कीव जो है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, पतली पतली सकरी गलियां हैं जहां ना टैंक घुस सकते हैं ना मोटराइज व्हीकल घुस सकती हैं। जो इनर कीव है जिसको सेंट्रल कीव कहा जाता है, जिसमें स्क्वायर है, फ्रीडम स्क्वायर है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें राष्ट्रपति भवन है, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर वो खुला है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए या तो आप आउटर कीव से जाएं, और आउटर कीव अभी भी सुरक्षित नहीं रूसी सेना के लिए, क्योंकि लोग वहां पर छोटे छोटे एम्बुश कर सकते हैं, और या तो ये है कि आप पहले इनर कीव में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर कर दें यूक्रेन की, बम दाग के या मिसाइल दाग के, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अब रही बात बम और मिसाइल दागने की, तो एक चीज मैंने देखा, आप ही के चैनल पे मैंने कल भी बताया था, परसों भी, कि देखिए जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के आगे बम गिरा गया, मिसाइल गिरी है और उसका टुकड़ा भी दिखाया गया। सवाल ये है कि अगर कोई मिसाइल है तो आजकल के इंफॉर्मेशन वॉर में और इस तरह से प्रिसीजन वॉरफेयर में ये संभव ही नहीं है कि आप राष्ट्रपति भवन पर हमला करें और राष्ट्रपति भवन के बजाय कहीं और दूसरी जगह मिसाइल गिरे। और दूसरी चीज, जब गिरती भी है, जब कोई ऐसा रॉकेट या कुछ गिरता है जमीन पे, तो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन वहाँ ये सब नहीं दिख रहा है। बहुत कुछ नुकसान होता है। सही कह रहे हैं आप त्रिपाठी जी, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें, कीव की घेराबंदी के लिए एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें कीव में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बकायदा चलाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो कीव में कब्जा करने के मकसद से अब रूस की सेना आगे बढ़ रही है। कीव की घेराबंदी की एक नई तस्वीर सामने आई है। कीव में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे साफ है कि रूस जल्द से जल्द कीव पर भी अब कब्जा करेगा, और उसके आसपास की देखिए मिलिट्री ऑपरेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में रूस का ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है, भीषण ठंड है, और इस बीच रूस का ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ताकि राजधानी कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जा सके। तो यूक्रेन के कीव पर भी अब रूस की पैनी नजर है, और इसी के मकसद के साथ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है रूस की तरफ से। उसी का ये नया विजुअल सामने आया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि युद्ध में सब कुछ जायज है। जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, सारी हदें पार की जा सकती है। रूस यूक्रेन के युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जंग सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं चल रहा, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी चल रहा है। वहां पर भी जंग छिड़ी हुई है। वीडियो वॉर से हमले हो रहे हैं, प्रोपेगेंडा वॉर से दोनों देशों में मोर्चा संभाला हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का, लेकिन मिसाइल से निशाना लगने के बाद तबाही एक अटैक हेलीकॉप्टर की। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के 10वें दिन ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। इससे ठीक पहले रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें दावा किया गया कि रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के KA-52 टैंक को तबाह कर दिया। इस वीडियो में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी टैंकों पर हमला करते दिखाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जंग के मैदान से एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तेजी से शहर की ओर बढ़ते दिखाई दिए, और रूस ने दावा किया कि उसकी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में अब दाखिल हो चुकी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 10वें दिन इन तस्वीरों को आप वीडियो वॉर के तौर पर भी देख सकते हैं, जहां किसका दावा कितना दमदार है कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ ये लड़ाई वीडियो वॉर तक ही सीमित नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच प्रोपेगेंडा वॉर भी जमकर हो रहा है। शुक्रवार को रूस की मीडिया की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस की सेना से डरकर पोलैंड भाग गए, लेकिन थोड़ी देर बाद यूक्रेन की ओर से इस दावे को खारिज कर दिया गया।
खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की सामने आए और एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं कीव में ही हूं, मैं यहीं से काम कर रहा हूं और कोई भी नहीं छिपा है। जेलेंस्की ने इसी दरमियान यूरोप के समर्थकों को जोश भरा वीडियो संदेश भी भेजा। Виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу, бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими, це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом, перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає вся Європа. यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड चले गए या यूक्रेन से जंग जीतने के लिए ये रूस का दुष्प्रचार है। तो सुनिए रक्षा विशेषज्ञ इस मामले में क्या कहते हैं। हो सकता है वो कीव से निकल गए हों, क्योंकि अगर कीव उनको लगता है कि गिर जाएगा तो बड़ा लाजमी है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि फाइट तो कंटिन्यू होगा ना। इसलिए मिलिट्री लीडर का काम होता है कि साइड स्टेप कर जाए। तो उनकी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड है, तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड कहीं और से भी फंक्शन कर रहे होंगे, किसी भी आसानी से रशिया के हाथ में नहीं लगेंगे। जहां तक बात प्रोपेगेंडा वॉर की है तो रूस इसमें चैंपियन है और इस रेस में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन टुडे नाम से एक फर्जी अकाउंट सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, जो हर पल यूक्रेन के खिलाफ फर्जी खबरें और वीडियो पोस्ट कर रहा है। घोस्ट ऑफ कीव नाम से यूक्रेनियों का हौसला बढ़ाने वाली एक कहानी भी इसी युद्ध के दौरान यूक्रेन के शहर शहर तैरती रही, जिसमें कहा जाता रहा कि इस अदृश्य शक्ति ने रूस के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। आपको याद होगा कि इसी बीच ये भी खबर फैली कि यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बना लिया गया, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इस खबर का खंडन कर दिया। ऐसे में सवाल यह भी जहन में आता है कि जंग के बीच प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक टूल साबित होता है। इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। अगर आप देखो तो महाभारत में भी इंफॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे लड़ाई आगे गई थी, बहुत बड़े पैमाने पर डिस इन्फॉर्मेशन, रशिया की तरफ से ये डिस इन्फॉर्मेशन है, गलत है। वो चाहते हैं कि वहाँ के यूक्रेन के लोगों का मनोबल गिरे, जो एक अपने प्रेसिडेंट के पीछे एकजुट होकर खड़े हैं कि वो तो अपने आप को बचा के भाग गए। कहते हैं कि जीत के लिए साम दाम दंड भेद चारों जरूरी हैं और लगता है कि इसी नीति पर अब यूक्रेन और रूस भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।